नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक बार फिर उसी कैंपस से सामने आई हैं जिसमें अब पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई छोड़कर यहां पर सब कुछ हो रहा है। जेएनयू की मैं बात कर रही हूं, एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में फंसा है। बताया जा रहा है कि बीती रात यहां पर फिर से स्टूडेंट्स के बीच में झड़प हुई है और इस बार वाद विवाद का कारण बताया जा रहा है कि इतने वक्त से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो बना है, लेकिन इस बार वाद विवाद कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया। हिंसक झड़पें हुई हैं लेफ्ट के जो बच्चे हैं उनके साथ, एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, सिर्फ फुटबॉल तक की नौबत आई है और तस्वीरें वाकई में हैरान करती हैं। मतलब जिस चीज का डर था अब वही चीज नजर आने लगी है। प्रोटेस्ट जेएनयू कैंपस में होते ही हैं, वाद विवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते ही हैं, ढपलियां बजाई जाती ही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब ये जो हिंसक झड़प हुई है इसको कैसे कौन कहां पर जस्टिफाई करेगा, ये समझ से परे है। सवाल उन पेरेंट्स से भी है कि वो अपने बच्चे को जेएनयू में क्या सोचकर भेज रहे हैं और क्या एक बार भेजने के बाद वो वापस से अपडेट नहीं लेते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लेफ्ट ग्रुप्स वर्सेस एबीवीपी का आरोप है कि नकाबपोश लड़के कुछ आए हैं और हिंसक झड़पें की हैं, कुछ मार पिटाई के वीडियोस भी सामने आए हैं और ऐसा ही आरोप दूसरी तरफ से लगाया जा रहा है। वजह यह बताई जा रही है कि जी प्रोटेस्ट जो यूजीसी को लेकर था या जो वीसी का जो बयान आया है या जो उन्होंने फैसला लिया कुछ वक्त पहले छात्र संघ के कुछ लड़कों को जब निष्कासित कर दिया था, ये सारी चीजें कारण बताई जा रही हैं। लेकिन कारण कुछ भी हो सकता है। किसी कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ फुटबॉल की नौबत, वो भी जेएनयू जैसे कैंपस में, आखिर वजह क्या है? क्या अब हम ये बात मानकर चलें कि एक वक्त पर जेएनयू की जितनी साख हुआ करती थी वो दिन पर दिन मिट्टी में मिलती ही जा रही है? सबसे पहले तो नम्रता, आपने कहा कि इनके पेरेंट्स नहीं देखते क्या? ये खुद उनमें से कई लोग पेरेंट्स की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। 40-45 साल का बच्चा को कौन सा पेरेंट्स समझाएगा? और ये बच्चे हैं भी नहीं। अब अगर सही समय पर शादी हो जाती तो इनमें से कई जेएनयू वाले नेताओं के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे होते। तो पेरेंट्स की बात तो छोड़ दी। दूसरी बात कि आपने कहा घटना क्यों हुई है। कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में जेएनयू के वाइस चांसलर ने एक बात कही थी और उसी के खिलाफ ये जो लेफ्ट वाले हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कहा था जेएनयू के वाइस चांसलर? उन्होंने कहा था कि एक विक्टिमहुड है वो बहुत कुछ लोग इंजॉय करने लगते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे कि अमेरिका में एक जमाना था कि ब्लैक को लेकर एक क्रेज था कि आई एम ब्लैक, वो ब्लैक, वो ठीक है, हो सकता है कि वहां पे अन्याय हुआ होगा अमेरिका में। तो उस वक्त जो था कि फिर बाद में सब चीजें ठीक होने लगी, लेकिन कुछ ब्लैक्स ऐसे थे कि दे वेयर स्टिल एंजॉयिंग कि 5000 साल पहले हमारे साथ हुआ था, आज भले मेरी अच्छी स्थिति है लेकिन 5000 साल पहले हुआ था तो इस वजह से हम, और वो नेतागिरी चलती। उन्होंने कहा कि भारत में भी दलितों के साथ ऐसा ही है, बहुत सारे, उन्होंने सबका नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ ऐसे दलित है। मैं आपको एक मिनट के लिए टोकना चाहूंगी। इसमें उन्होंने गलत क्या कहा है? हमारे यहां पर कई वर्ग ऐसे हैं जिनको आप कह देंगे आप किस वर्ग के हैं तो आप पर लगा देंगे कोई भी एक्ट, और खुद कहते हैं कि वी आर प्राउड दैट। और सबसे बड़ी बात है ना कि जेएनयू की बीसी खुद दलित है और वो ये कह रही हैं कि इस एक ये जो विक्टिमहुड है एक नशे की तरह, वो पॉडकास्ट में वो बता रही है कि आफ्टर समटाइम्स जो नशा एंजॉय करने लगता है ना, उसी तरह है कि आप दलित होना एंजॉय करने लगते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे बारे में कहे कि हाय बेचारा कितना सताया हुआ, इसके साथ बहुत हो रहा है, भले ही आपके साथ कुछ होना। तो इस पॉडकास्ट को लेके, इस बयान को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा था और वो एंटी दलित वाइस चांसलर ये ट्रेंड करा के ये सब सारा काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि लगातार पहले से हड़ताल चल ही रहा था और ये जो वीसी का जो बयान आया इन सबको लेके प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये लोग लेफ्ट विंग छात्र वाले जो जहां कॉलेज में जो क्लासेस होते हैं ना उसको डिसरप्ट करने लगे कि जो क्लास अटेंड करने जाएगा उसको मारेंगे या जो प्रोफेसर पढ़ाने आएंगे उसको मारेंगे। अब कल रात में क्या हुआ कि कम से कम 400 से 500 की संख्या में हाथों में चाकू, डंडे, हॉकी स्टिक, पत्थर, ये सब लेके इन्होंने कई हॉस्टलों पर हमला किया। वो एक जगह नहीं था, कई क्लासरूम्स में तोड़फोड़ किए हैं और चेहरे पे नकाब पहन के। और चूंकि छात्र हैं तो एक दूसरे को जानते हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो जानबूझ के टारगेट किया गया वो एबीवीपी के छात्रों को।
और मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि जो देश की मीडिया है वो कह रही है कि एबीवीपी और जेएनयू में झड़प झड़प तब होती है जब दोनों तरफ से हो। एबीवीपी ने क्या कहीं पे अटैक किया? इसको कहना चाहिए था अर्बन नक्सलियों की गुंडागर्दी, लेफ्ट छात्रों द्वारा हिंसा, यह कहना चाहिए था। पर आप लोग चूंकि बैलेंस करना है ना दोनों तरफ, अगर लगेगा कि यार चाहे सामने वाला कोई कितना भी हिंसक हो, कितना भी मार रहा हो, लेकिन हमारी आदत है कि दोनों तरफ से कह दे थोड़ा थोड़ा, ताकि हम सेफ चल जाए। मार खाने वाला स्टूडेंट एबीवीपी का, इसके रूम में घुसकर मारा, वो बेचारा बाथरूम में छुपा हुआ है। बिल्कुल। और इसके साथ दिलचस्प बात यह भी है कि जो मारने वाले आए उनमें क्या सारे ही दलित थे, और जिन्होंने मार खाई उनमें क्या एक भी दलित नहीं था? उन्होंने तो एबीवीपी देखा होगा ना फिर, क्योंकि स्टूडेंट्स तो आपस में दूसरे को पहचानते हैं। फिर ये तो विचारधारा, फिर ये तो वही मानसिकता जो आपस में इनकी प्रतिद्वंदिता चलती है, तो वही रह गई। मुद्दा कोई भी हो, हमें आपस में लड़ना है, लेफ्ट बनाम एबीवीपी। नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एबीवीपी के नेता जो हैं वो दलित हैं, जैसे कि एक वैभव मीणा है, वो हैं ट्राइब से, एसटी में आते हैं। और हैरानी की बात है कि लेफ्ट वाली अदिति मिश्रा ब्राह्मण है। तो ये तो विचारधारा का खेल है, दुनिया को तो विचारधारा में हम अपनी विचारधारा आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए उल्टा है, जेएनयू में जो ब्राह्मण है, हमेशा आप देखिएगा कि जेएनयू का जो प्रेसिडेंट बनेगा वो सवर्ण बनेगा, लेफ्ट का रहेगा, सवर्ण रहेगा, चाहे वो कन्हैया कुमार भूमिहार हो जाए, अदिति मिश्रा ब्राह्मण हो जाए। हाँ, वो ब्राह्मण ये नारे लगाए कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, बजाओ रे डफली। और वो क्या कर रहा है, जो सामने वाला है, जो दलित है, उसको मारेगा ये कहकर कि तुम ब्राह्मणवादी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चल रहा है। ये मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात है कि आप लेफ्ट के किसी भी नेता का नाम ले लो, किसी भी नेता का, बड़े नेता का, सारे के सारे आपको सवर्ण मिलेंगे। आपको जिसको पहचानते हैं, सीताराम येचुरी को पहचानते हैं, वो ब्राह्मण था। ज्योति बसु को पहचानते हैं, वो कायस्थ था। बुद्धदेव भट्टाचार्य ब्राह्मण, अच्युतानंदन ब्राह्मण, नंबूदरीपाद ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, और किन ब्राह्मणवाद के खिलाफ? क्योंकि दूसरी पार्टी में किसी ने ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी ने दलित को आगे कर दिया। आप देखिए मायावती को भर भर के गालियां देते हैं। ये दोहरा रवैया, इस चीज को जिस दिन समझ जाएंगे ना यहां लोग, वो अभिजात्य क्रांति है। वो जो हमारे यहां बोलते हैं कि जो दे आर इंजॉइंग, मैं बहुत बड़े अच्छे घर का आया हूं, पता चला कि मेरा बाप सेक्रेटरी है और मैं मर्सिडीज से आता हूं, और जैसे ही जेएनयू में आता हूं एकदम एक काला कुर्ता पहनता हूं और बोले लाओ डफली रे बजाओ, बोला कब होगी क्रांति। इसको ये घर से भरा पूरा आदमी है ये सब। आप जिनके बारे में पता लगे, एक भी गरीब घर का नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जो बनते हैं वो सक्षम ही तो बनेंगे, क्योंकि जो सक्षम नहीं है वो तो मेहनत करेगा, उसको तो सक्षम बनना है। ये सारी इंटेलिजेंस, ये सब तो इनको ही निकालना होता है ना, कि हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत लिबरल हैं, हम बहुत इक्वालिटी के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो हकीकत में जो बेचारा है, जिस परिवार का, भावग्रस्त परिवार का है, उसको तो चिंता है कि मैं कैसे पढ़ लिख के कुछ अच्छी से नौकरी कर लूं ताकि मैं परिवार पाल सकूं। इनको चिंता ही नहीं है। इनको पता है कि जैसे ही मैं जेएनयू से निकलूंगा, मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष बन जाऊंगा, कन्हैया कुमार फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी के साथ घूमूंगा। एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, हकीकत है, कन्हैया कुमार पहले कम्युनिस्ट था, आपको भी पता होगा, सीपीआईएम में। ये गया बेगूसराय से चुनाव लड़ने कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे, और सारे मजदूरों एक हो, सारे ये एक हो, गरीब एक हो, मेरी तरफ, मेरे साथ डफली बजाओ, ये करते करते पहुंच गया पटना। पटना में एक बुजुर्ग थे जो सीपीआई एमएल के जो कार्यालय प्रभारी थे, वो ये गया खुद, सबसे पहले तो एसी लगवाया वहां, कि तुम लोग बहुत गरीब टाइप के रहते हो। एसी लगवाया, अपने लिए अलग फैसिलिटी रखी, अपने लिए अलग गाड़ी रखा, और ये चाहता था कि उस पूरे पार्टी को मैं अपने तरीके से चलाऊं। जो पुराने कॉमरेड थे, जो साधारण थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता हमारे यहां। इसको बकायदा पोलित ब्यूरो ने बैठक कर निकाला कन्हैया कुमार को, और जब निकाला तो इसने क्या किया पता है? अपने एसी वेसी सब उखाड़ के ले गया उस कार्यालय से। ये है क्रांति। तो जो दिखता है उससे परे जो कहानियां हैं, वो जब पता चलेगा ना, जब आपको पता चलेगा कि अमेरिका का घोर विरोधी ज्योति बसु के बच्चे, जब बेटी थी वो लंदन में पढ़ती थी,
जब आपको पता चलेगा ना कि ये आदिति मिश्रा साल भर बाद जो अभी जेएनयू है ना, ये किसी विदेश में नजर आएगी आपको नहीं, उसी जब तरह, मुझे पता तब चलेगा, समझ में आपको आएगा। पता चलेगा से ज्यादा जेएनयू के स्टूडेंट्स जो इनके पीछे खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। ना 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 बहुत ना जरूरत है, कि- बहुत जरूरत है क्यों आम पता बच्चों को ये समझने के लिए, और पेरेंट्स को भी, कि भैया हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, भेज रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्लासरूम में तोड़फोड़ की जा रही है, अगले दिन जब बच्चे आए होंगे पढ़ने के लिए, उन्हें क्या मिलेगा वहां पे, और वो किसका नुकसान हुआ है? नहीं, पढ़ने ही नहीं दे रहे ना, अटेंड ही नहीं करने दे रहे क्लास। वो क्लास अटेंड करोगे तो मिलोगे तो मारेंगे तुमको। हाँ, तो बस राजनीति का हाँ। अड्डा है जेएनयू, और क्या है? एग्जैक्टली, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं कि जेएनयू को थोड़ा सा दो भाग में विभाजित किया। एक है कुछ फैकल्टीज ऐसे जो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, जहां पे साइंस है, फिजिक्स है, इंटरनेशनल स्टडीज है, वो सब। और कुछ एक है आवारागर्द लोग। तो वो आवारा वाले ये अगर भारी इसलिए पड़ रहे हैं, तो वो जो सीधे वाले हैं उन पे तो फिर उनको तो सोचना चाहिए। और दूसरी बात, मैं अभी खबरें पढ़ रही हूं, पुलिस बल तैनात है, थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसे होती है कैंपस की स्थिति। आप जिस कॉलेज से पढ़े होंगे या मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूं, अगर वहां पर यह स्थिति रहने लगे कि रात को हॉस्टल में आकर कोई हंगामा कर देगा, हम कैसे पढ़ते फिर? नहीं तो आपके माँ बाप सीधे कहते कि चलो यहां से हो गया। एग्जैक्टली। पर हाँ, पर इनके यहाँ क्या है पता है कि घर बढ़िया बढ़िया परिवार के बच्चे हैं क्या, देखिए इनको 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाता है किसी भी मामले में। कहां से मिल जाते हैं इनको इतने महंगे वकील? कभी सोचा इस बात को? और मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं जेएनयू के बारे में, इंटरेस्टिंग है। जेएनयू में जो ये सब स्टूडेंट लीडर हैं, पता कीजिए ये सब क्या पढ़ रहे हैं वहां पे। बड़ा मजा आएगा उसमें। पता चलेगा कि ये जो कन्हैया कुमार था, ये कोई अफ्रीकन लैंग्वेज 13 साल से पढ़ रहा था। और ये सब जो है, जो जितने लीडर थे, वो देखिए इन लोग क्या करते हैं पता है? हमारे अमूमन 12th के बाद आदमी सोचता है कि 3-4 साल का कोई ऐसा कोर्स कर ले कि डिग्री भी मिल जाए और नौकरी भी अच्छी लग जाए। ये 13 साल से कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसका स्कोप इन्हें पहले ढूंढना पड़ेगा नौकरी के लिए। और सबसे बड़ी बात पता है कि हॉस्टल में कमरा मिल जाता है ना इनको, फिर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट में सीट वैकेंट है, वो फॉर्म भर दिया, वहां पे हॉस्टल में कमरा। इनको तो राजनीति करनी है वहां बैठ के। और आप कह रहे हैं कि छात्रों को सोचना चाहिए। देखिए क्या होता है कि उस स्टूडेंट लाइफ में जो हम आप दोनों गुजरे हैं, बहुत अच्छा लगता है क्रांति की बातें कि बदल देंगे सिस्टम, तो फिर ये वो, तो लगता है कि यार कहां हम बंधन में बंधे हुए हैं, यही ज्यादा जन्नत है। उस वजह से बहुत सारे बच्चे आते हैं। आप कभी उन पार्टियों और महफिलों का जिक्र कर लीजिए जेएनयू में जो होते हैं, बाकायदा कमरा नंबर और हॉस्टल नंबर मैं बता दूंगा, तो तब पता चलेगा कि असली क्रांति कहां पे हो रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल तो जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है। हिंसक झड़प, मैं हिंसक झड़प कहूंगी तो पंकज जी कहेंगे नहीं ये वर्ड गलत है, क्योंकि ये एक तरफा है। तो ठीक है, उसी हिसाब से इस खबर को मोल्ड करते हैं कि भैया एक तरफा, यानी लेफ्ट वालों की तरफ से, जो एबीपी वालों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सोचिए 400 से 500 नकाबपोश लड़के आते हैं, हमला करते हैं। तस्वीरें वीडियो सामने हैं, कुछ बयान सामने आए हैं, मैं उन बयानों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाई रहे थे। अब ये खबर आपके हवाले, आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या समझदारी है, कितना आपको समझ में आया ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए कहीं मत जाइए, एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ SSS2 में, मैं SSS2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है। और ये इन्होंने ये यहाँ पे ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था। और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ। और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। मुझे सांस नहीं आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन है, जबकि ये लोग 100 हैं। तो मैं किस तरीके से बाहर आऊँ? और आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मैं यहाँ भी फंसा हुआ हूँ।